हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमारे अलग अलग 3 अनुप्रयोग हम इसमें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला अनुप्रयोग है हमारा अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, यानी कि आवेशित तार। ये हमारे पास कोई तार हो अनंत विस्तार का, ठीक है, आवेशित तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, गॉस के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, देखिए सपोज करो चित्र बनाता हूं। ये हमारा कोई तार है अनंत विस्तार का AB हमारा कोई तार है अनंत विस्तार का। ठीक है, इस पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है। इस पर आवेश, ठीक है, इससे r दूरी पर यहां पर हमने कोई बिंदु लिया, r दूरी पर बिंदु लिया एक P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, माना है कि आवेशित तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व इसमें लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व हमने इसका लिया लैम्डा। आवेश लैम्डा, तो लैम्डा बराबर होता है Q/L, मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, लैम्डा है इसका कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। समझ गए? क्या लिखेंगे? पहले माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार AB, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गॉस का नियम का इस्तेमाल करके। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, इसके लिए हम गॉसियन गोला खींचते हैं। गॉसियन गोला ले लिया हमने L लंबाई का, एक गॉसियन गोला खींचते हैं संकेंद्रित, जिसके अक्ष जो है ये हमारी इसकी अक्ष किस पर है? तार पर है। ये हमने गोला ले लिया L लंबाई का, सॉरी बेलन, लंबाई बेलन ले लिया हमने, बेलन खींचा, इसकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी? R होगी। ओके, इसके P के चारों ओर हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया यहां पर ds। ठीक है, P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव ds ले लिया। अब यहां हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत सममिति कारण ये इसके बेलन के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर की दूरी से समान है, तो इसलिए सममिति कारण जो होगा वैद्युत क्षेत्र समान होगा पृष्ठ पर हर जगह पर और बाहर की ओर होगा। तो यहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र E ये हो गया बाहर की ओर। ठीक है, और हमारा पृष्ठ अवयव ये जो होगा ये भी बाहर की ओर होगा। दोनों के बीच एंगल हो गया 0। अब यहां पर इसके बेलन के 2 समतल सिरे हैं, एक सिरा ऊपर है और एक सिरा नीचे है। ठीक है, यहां पर हम देखें सिरे का क्षेत्रफल S है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E हो गया और ये हमारा ds हो गया। तो यहां एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसी तरह इस वाले पृष्ठ पर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E और यहां पर ये ds, यह एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर पृष्ठ पर जो है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। तो यहां से समतल सिरों से और इस सिरे से, दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। इस तरह देखिए बेलन है हमारा, ये हमारा एक समतल पृष्ठ हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, ये इसका वक्र पृष्ठ है। तो यहां इससे गुजरने वाला फ्लक्स 90 एंगल हो गया, 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स, समतल सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ये हमारा 0 होगा। ओके, एक बात समझ में आ गई? दूसरा, अब हमारा दूसरा का, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हमारा वक्र पृष्ठ बचा। अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से इसके बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये अब देखिए फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds, डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, अब यहां E इंटू ds हो गया, E इंटू ds कोस 0, कोस 0 1 हो गया, E बाहर निकलेंगे, E इंटीग्रेशन ds हो गया। अब इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल
अब क्षेत्रफल किसका, इसके वक्र पृष्ठ का। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं ds बराबर होता है 2 पाई आर एल। कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल, ये हमारा आ गया फाई ई, समीकरण नंबर 1। हम संपूर्ण बेलन से हम फ्लक्स लें तो क्योंकि इसके समतल सिरों से दोनों से गुजरने वाला 0 है और इससे गुजरने वाला होगा e इंटू 2 पाई आर एल, तो कितना हो जाएगा हमारा e इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0 e इंटू 2 पाई आर एल होगा संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, तो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये जाएगा फाई बराबर e इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0। तो फाई बराबर हो गया हमारा e इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 2। बस अब ये एक चीज और लगानी है हमें, गॉस थ्योरम लगा देंगे। गॉस थ्योरम लगा के हमारा प्रूफ आ जाएगा बाई गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 को कंपैरिजन कर दो, दोनों ये बराबर होंगे मान, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगे, तो हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बाकी को ले जाओ, तो e बराबर ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r अपॉन l। ठीक है, अब यहां देखें q अपॉन l जो है लैम्डा के बराबर है। देखिए आप इस कर दो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र, किसके कारण, अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र आता है। ठीक है, इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो उसका सदिश रूप कैसे हो जाएगा, सदिश रूप में अब ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है तो इसी दिशा में एकांक सदिश ले लेंगे, r भी हमारा इसी दिशा में है तो एकांक सदिश r कैप ले लेंगे हम। तो सदिश रूप में हम इसका लिख दें e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा r कैप अपॉन r, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। इस तरह हम इसका वैद्युत क्षेत्र इसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां 2 चीजें और आती हैं। पहली कंडीशन क्या है, हमारा सूत्र आया ये इसका E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। ठीक है, पहली चीज आती है कि हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र उस तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। किसके, वैद्युत क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मैं इसके बीच ग्राफ खींचूं, ग्राफ E और 1 अपॉन r के, ये E और ये इधर r हो गया, तो इसके बीच ग्राफ ये आता है हमारा E और 1 अपॉन r के बीच ग्राफ। ठीक है, दूसरी चीज यहां आती है कि ये जो है हमारा E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि देखिए आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं E और लैम्डा के बीच में, तो E और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, तो इसका ये ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, ये इसका हमारा ग्राफ है। ओके।